हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे जूलॉजी यूपीपीसीएस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। ये 2000 का है, 2001 का है। तो इसमें पहला टॉपिक जो दे रखा है गाल्जी बॉडीज के बारे में बताना है। तो चलिए देखते हैं गाल्जी बॉडीज की परिभाषा। सबसे पहले तो इसमें लिखना है कि गाल्जी बॉडीज जो है गाल्जी का कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग है जो प्रोटीन और लिपिड्स को मॉडिफाई, पैक और ट्रांसपोर्ट करता है। इसे सेल का या इसे कोशिका का पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है। फिर दूसरा आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे मतलब परिचय में कि पहला पॉइंट लिखोगे गाल्जी अपरेटस की खोज कैम्लियो गाल्जी 1898 में की थी। और दूसरा पॉइंट इसमें लिखोगे कि यह सभी यूकैरियोटिक सेल, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, में पाया जाता है। तीसरा इसमें पॉइंट लिखोगे कि इसका मुख्य काम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए पदार्थों को प्रोसेस करके सही जगह पर भेजना। संरचना की बात कर लेंगे, तीसरी हेडिंग इसमें लिखेंगे इसकी संरचना में इसमें क्या होता है कि ये फ्लैंटेड सैक्स यानी सिस्टर्नी का बना होता है। दूसरा इसमें पॉइंट लिखोगे इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। तो पहला जो मुख्य भाग होता है उसे सिस फेस कहते हैं या रिसीविंग साइड कहते हैं, और इसके सामने लिखना है जहाँ से पदार्थ आते हैं। दूसरा पार्ट जो है, दूसरा बी इसमें लिखोगे मेडियल पार्ट्स। मेडियल पार्ट्स में आप सामने लिखोगे प्रोसेसिंग होती है, प्रक्रिया होती है। और सी इसका तीसरा लिखोगे कि ट्रांसफेस यानी शिपिंग साइड। शिपिंग साइड के सामने लिखोगे जहाँ से पदार्थ बाहर जाते हैं। अब इनका कार्य क्या है, एक्सप्लेनेशन पॉइंट वाइज इनका व्याख्या कर दो। कार्य जो है उसको सही से व्याख्या करो, एक्सप्लेनेशन। तो इसमें पहला पॉइंट लिखना है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन और लिपिड्स रिसीव करता है, ये लेता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन और लिपिड को रिसीव करता है। और दूसरा पॉइंट लिखना है फिर उन्हें मॉडिफाई करता है, जैसे ग्लाइकोसाइलेशन करता है। फिर तीसरा इसमें करता है मॉलिक्यूल्स को सॉर्ट करता है। और चौथा है वेसिकल में पैक करता है। फिर पांचवा सभी जगह जैसे प्लाज्मा, झिल्ली और लाइसोसोम में भेजता है। और छठा यह है कि सिक्रेशन यानी बाहर भेजने में मदद करता है। इसका पांचवा पॉइंट आप उदाहरण में लिख दीजिए एग्जाम्पल में, जैसे एक कुरियर सर्विस वाला, एक कुरियर सर्विस। तो उसमें कुरियर सर्विस में आप पहले लिखोगे कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप फैक्ट्री मान लो, गाल्जी काय को आप पैकिंग और डिलीवरी सेंटर मान लो, केंद्र मान लो, और वेसिकल को आप पार्सल मान लो, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या कोशिका झिल्ली को आप डिलीवरी लोकेशन मान लो। अगर मैं फ्लो चार्ट इसकी प्रक्रिया की बात करूँ, फ्लो चार्ट बनाओगे तो कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले लिखोगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर लिखोगे गाल्जी, उसके सामने लिखोगे सिस, फिर उसके नीचे लिखेंगे प्रोसेसिंग यानी मॉडिफाई ब्रैकेट में, फिर लिखेंगे उसके नीचे सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग, फिर उसके नीचे लिखेंगे वेसिकल्स बनते हैं, फिर नीचे लिखेंगे टारगेट सेल, उसमें लिखेंगे सेल मेम्ब्रेन या लाइसोसोम सिक्रेशन। निष्कर्ष में हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें निष्कर्ष फिर हेडिंग डालेंगे तो लिखेंगे गाल्जी का कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग है जो प्रोटीन और लिपिड्स को प्रोसेस, पैक और ट्रांसपोर्ट करता है। यह सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की तरह काम करता है। अगली जो क्वेश्चन है इसमें यूजेनिक्स है। यूजेनिक्स के बारे में हम लोग लिखेंगे इसमें। तो पहली हेडिंग लिखेंगे हम लोग इसमें, डेफिनेशन जो देंगे यूजेनिक्स का। यूजेनिक्स एक विचारधारा है जिसमें मनुष्य को आने वाली पीढ़ियों को बेहतर बनाने के लिए अच्छे गुणों वाले लोगों की संख्या बढ़ाने और खराब गुणों वालों को कम करने की कोशिश की जाती है। अब इसमें परिचय में क्या लिखेंगे, इसके इंट्रोडक्शन में तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि यह कॉन्सेप्ट फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। और दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे यह आनुवंशिकी पर आधारित है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे 19वीं और 20वीं सदी में कुछ देशों ने इसे लागू करने की कोशिश की थी। उसके बाद हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ यूजेनिक्स यानी यूजेनिक्स के प्रकार क्या हैं। तो पहला लिखेंगे पॉजिटिव यूजेनिक्स यानी सकारात्मक यूजेनिक्स। इसके अंदर लिखेंगे कि अच्छे गुणों वाले लोगों को अधिक बच्चा पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे नेगेटिव यूजेनिक्स यानी इसमें लिखेंगे कि कुछ लोगों को बच्चा पैदा करने से रोकना है, जैसे जबरन स्टरलाइजेशन, नसबंदी। अब एक्सप्लेनेशन करना है इसका, पॉइंट वाइज व्याख्या कर दो। तो इसमें
पहला पॉइंट लिखना है कि यह जीन और हेरिडिटी पर आधारित है, यानी वंशागति पर आधारित है, आनुवंशिकी पर आधारित है, आनुवंशिकता पर आधारित है। दूसरा, इसका उद्देश्य क्या है कि बेहतर मानव जाति बनाना था। तीसरा, इसमें लोगों का सिलेक्शन किया जाता था। चौथा, इसमें लिखेंगे यह कई बार अनैतिक तरीकों से किया गया और लागू किया गया। और पांचवा लिखेंगे इसे भेदभाव बढ़ा, डिस्क्रिमिनेशन इससे बढ़ा। और छठा लिखेंगे आज के समय में इसे गलत और खतरनाक विचार माना जाता है। पांचवा पॉइंट इसमें उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण में क्या लिखेंगे कि अतीत में कुछ देश जैसे यूएसए, जर्मनी में लोगों को जबरन नसबंदी यानी फोर्स्ड स्टरलाइजेशन की गई। नाजी जर्मनी में इसे बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया। फ्लो चार्ट बनाएंगे प्रक्रिया में, उसमें हम लोग फ्लो चार्ट में क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे जेनेटिक ट्रेट्स यानी गुण, फिर उसको सिलेक्शन ऑफ पीपल लोगों का चुनाव, फिर लिखेंगे इनकरेज डिस्करेज रिप्रोडक्शन, फिर लिखेंगे नेक्स्ट जनरेशन ट्रेट्स। और इसमें मैं लिखूंगा निष्कर्ष। निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे कि एक यूजेनिक्स एक पुरानी और विवादित विचारधारा है। आज के समय में इसे अनैतिक, भेदभावपूर्ण और मानव अधिकारों के खिलाफ माना जाता है। मॉडर्न साइंस अब एथिकल जेनेटिक्स और मेडिकल रिसर्च पर ध्यान देती है। अगला क्वेश्चन है जो इस तीसरा चौथा क्वेश्चन है कि क्रिप्टिक एंड सिमेंटिक्स इन बायोलॉजी। क्रिप्टिक और सिमेंटिक क्या है, तो इसको हम ध्यान से हम लोग समझेंगे कि क्रिप्टिक क्या है। तो इसका परिभाषा लिखेंगे क्रिप्टिक का कि क्रिप्टिक का मतलब होता है छिपा हुआ या पहचान में मुश्किल। बायोलॉजी में यह शब्द उन जीवों के लिए प्रयोग होता है जो अपने वातावरण में मिलकर खुद को छिपा लेते हैं। व्याख्या, इसकी व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन समझाइए। तो इसे हम छलावरण भी कहते हैं या कामोफ्लेज भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे जीव अपने रंग, आकार या पैटर्न से एनवायरनमेंट जैसा दिखता है। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें वह शिकारियों यानी प्रीडेटर से बचता है या शिकार करता है। और एग्जाम्पल्स उदाहरण में लिखेंगे जैसे कि स्टिक इंसेक्ट, और ब्रैकेट में उसके सामने लिखेंगे टहनी जैसा दिखता है। लीफ इंसेक्ट, तो इसके सामने लिखेंगे पत्ते जैसा दिखता है। और टाइगर, टाइगर उसमें लिखेंगे सामने जंगल में स्ट्राइप्स से छिपता है। सीमेटिक क्या होता है, तो सीमेटिक के बारे में जानेंगे। इसका हम लोग वो डेफिनेशन देखेंगे, परिभाषा। तो परिभाषा है कि सीमेंटिक का अर्थ यानी अर्थ से संबंधित है, यानी बायोलॉजी में यह शब्द सिग्नल या कम्युनिकेशन के मीनिंग को समझाने के लिए होता है। एक्सप्लेनेशन, इसका एक्सप्लेनेशन में लिखना है जब जीव कोई सिग्नल देता है और उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। और दूसरा पॉइंट इसमें लिखना है जैसे आवाज़, रंग या बॉडी मूवमेंट से समझ जाते हैं। तो तीसरा है जीव, दूसरे जीव उस सिग्नल को समझते हैं। फिर है उदाहरण, हमें उदाहरण में लिखना है जैसे बर्ड्स का बुलाना। बर्ड्स अगर बुलाता है तो उसके सामने लिखना है वो खतरा या मेटिंग का संकेत होता है। दूसरा पॉइंट एग्जाम्पल में लिखेंगे जैसे मधुमक्खी का डांस। अगर मधुमक्खी डांस कर रही है तो इसका मतलब है कि वो भोजन के स्थान को बताना चाहती है। और अगर तीसरा इसमें लिखेंगे कि ब्राइट कलर फ्रॉग, अगर चमकीला रंग फ्रॉग का दिखाई देता है तो वो वार्निंग सिग्नल होता है, चेतावनी का सिग्नल होता है। डिफरेंस, अंतर में अगर हम लोग देखेंगे तो अंतर में इसमें सीमेंट क्रिप्टिक और सीमेंटिक में अंतर क्या है। तो पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट के नीचे लिखेंगे मीनिंग, और क्रिप्टिक का मतलब होता है छिपना और सीमेंटिक का मतलब होता है अर्थ या संकेत। उसके बाद पर्पज पॉइंट में लिखेंगे, तो पर्पज है प्रोटेक्शन या कैमोफ्लेज, सुरक्षा करना या कम्युनिकेशन या संचार। एग्जाम्पल इसका देंगे लीफ इंसेक्ट, और इसका देंगे सीमेंटिक का क्रिप्टिक का लीफ इंसेक्ट और सीमेंटिक का बी डांस। नेचर की बात कर लें तो क्रिप्टिक का फिजिकल अपीयरेंस होता है और सीमेंटिक में क्या होता है, बिहेवियर है, सिग्नल। ये सब एक दूसरे कैसे जानवरों को समझाना चाहते हैं, ये है। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट में हम पहले लिखेंगे क्रिप्टिक, फिर लिखेंगे इन्वायरमेंट, उसके नीचे लिखेंगे मैचिंग अपीयरेंस, फिर लिखेंगे हिडन, फिर लिखेंगे सर्वाइवल। सीमेंटिक में लिखेंगे सिग्नल, फिर मीनिंग, फिर रिसीवर समझता है, फिर रिस्पॉन्स देता है।
अगर मैं इसके निष्कर्ष की बात कर लूँ तो निष्कर्ष में हमें लिखना है क्रिप्टिक जियो को छिपने और बचने में मदद करता है। सिमेंटिक की बात करूँ तो इस जियो के बीच कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग को दर्शाता है। दोनों कॉन्सेप्ट सर्वाइवल और बिहेवियर को समझाने में महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एनिमल सेल मेम्ब्रेन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला परिचय में क्या लिखना है। तो जो कोशिका झिल्ली जो होती है पतली होती है, लचीली होती है और कोशिका को चारों तरफ से घेरती है। यह कोशिका के अंदर और बाहर के वातावरण को अलग करती है। अब दूसरा इसमें पॉइंट लिखेंगे संरचना इसकी क्या होती है। तो संरचना में हम कोशिका झिल्ली की संरचना को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहा जाता है। और इसका मुख्य भाग जो होता है, मुख्य भाग हेडिंग लिखोगे मुख्य भाग, और उसमें पहला लिखोगे फास्फोलिपिड बाइलेयर और उसको लिखोगे दोहरी परत। अब उसके अंदर लिखोगे पहला पॉइंट बाहर की तरफ हाइड्रोफिलिक हेड यानी पानी पसंद करता है ये, और दूसरा पॉइंट लिखोगे अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक टेल यानी पानी से दूर रहता है। दूसरी पॉइंट लिखोगे मुख्य भाग का प्रोटीन। मुख्य भाग में जो प्रोटीन है तो ये तो दो टाइप का प्रोटीन होता है। एक चैनल प्रोटीन होता है, पहला पॉइंट लिखोगे, जो इसमें लिखोगे पदार्थ को अंदर बाहर जाने देता है, और दूसरा लिखोगे रिसेप्टर प्रोटीन यानी सिग्नल्स रिसीव करता है, उसके सामने लिखोगे। अब तीसरा मुख्य भाग में तीसरा क्या हेडिंग क्या लिखोगे कि कोलेस्ट्रॉल में पहला पॉइंट लिखोगे मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबल और स्टेबल बनाता है। मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबल और स्टेबल बनाता है। और चौथा पॉइंट लिखोगे कार्बोहाइड्रेट में लिखोगे इसके सेल पहचान कोशिका की पहचान में मदद करता है। अब इसके फंक्शन यानी कार्य के बारे में देख लेते हैं, कार्य क्या क्या करता है। तो पहला कार्य है इसका प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा, सेल को बाहरी वातावरण से बचाता है, प्रोटेक्शन में लिखना है। दूसरा पॉइंट लिखोगे सिलेक्टिव परमिबिलिटी और उसके सामने लिखोगे चयनात्मक पारगम्यता, और इसमें लिखोगे कि केवल जरूरी पदार्थों को अंदर आने देता है। अब तीसरा पॉइंट लिखोगे ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन। तो इसमें इसके अंदर लिखोगे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा सब्सटेंस का मूवमेंट होता है, सब्सटेंस पदार्थ को भेजा जाता है। चौथा लिखोगे सेल कम्युनिकेशन यानी संचार। तो इसके अंदर लिखोगे रिसेप्टर के माध्यम से सिग्नल रिसीव करता है। पांचवा लिखोगे सेल रिकॉग्निशन यानी पहचान। तो इसके अंदर लिखोगे कार्बोहाइड्रेट की मदद से सेल एक दूसरे को पहचानते हैं। और छठा लिखोगे मेंटेन शेप, आकार बनाए रखना, इसके बाद लिखोगे। अब इसके अंदर लिखोगे सेल को शेप और स्ट्रक्चर देता है। फ्लो चार्ट में अब क्या लिखना है। तो इसके पहले लिखना है आउटसाइड इन्वायरमेंट, फिर लिखना है सेल मेम्ब्रेन, फिर लिखना है एंट्री और एग्जिट ऑफ सब्सटेंस, फिर लिखना है सेल फंक्शन मेंटेन। अब इसमें निष्कर्ष में क्या लिखना है कि जो एनिमल सेल मेम्ब्रेन एक महत्वपूर्ण और डायनेमिक स्ट्रक्चर है जो कोशिका की सुरक्षा, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में अहम भूमिका निभाता है। यह सेल को जीवित और कार्यशील बनाए रखता है। अगले जो क्वेश्चन है वो है जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन। तो एक्सप्लेन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन प्रोकैरियोट यूकैरियोट ये है। तो जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण, इसे हिंदी में लिखेंगे। परिचय में इसमें क्या लिखेंगे जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन में। तो जीन एक्सप्रेशन का मतलब है डीएनए से प्रोटीन बनना, ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन। रेगुलेशन का मतलब है कब, कितना और कैसे जीन काम करेगा, इसे कंट्रोल करना है। यह जरूरी है ताकि सेल एनर्जी बचाए और सही समय पर सही प्रोटीन बनाए। अगली हेडिंग लिखना है प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन, और पहली हेडिंग इसमें लिखना है ऑपरेंट मॉडल यानी उसके सामने लिखना है प्रोकैरियोट्स। तो और ऑपरेंट मॉडल में प्रोकैरियोट्स में एक डायग्राम बना रखा है। तो उसमें हाई ट्रिप्टोफैन, फिर आरएनए पॉलीमरेज, फिर ट्रिप्टोफैन, नो ट्रांसक्रिप्शन, टाइप ई, टाइप डी, टाइप सी, टाइप बी, टाइप ए डीएनए। और उसके बाद मेन कॉन्सेप्ट यानी मेन मुख्य धारणा में लिखना है ऑपरेंट मॉडल में। मुख्य धारणा में
ऑपरेंड मॉडल में लिखना है कि प्रोकैरियोट जैसे बैक्टीरिया में जीन ऑपरेंड के रूप में ग्रुप्ड होते हैं। जीन ऑपरेंड के रूप में होता है। फिर ऑपरेंड के भाग कौन कौन से, ऑपरेंड के भाग कौन कौन से? पहला है प्रमोटर। प्रमोटर के सामने लिखना है जहां आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है। दूसरा लिखना है ऑपरेटर। ऑपरेटर की जगह लिखना है स्विच की तरह काम करता है, इसके सामने लिखना है। तीसरा है लिखना है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन में लिखना है प्रोटीन बनाते हैं, और रेगुलेटर जीन में लिखना है रिप्रेशर प्रोटीन बनाता है। फिर है टाइप्स ऑफ रेगुलेशन। रेगुलेशन कितने प्रकार का होता है? तो इसके पहला इस प्रकार इसमें लिखना है इंडिविजुअल ऑपरान, और सामने लिखना है लैक ऑपरान, और फिर उसमें पॉइंट लिखना है कि साधारणता या नॉर्मली या ऑफ रहता है। फिर लैक्टोज ऑन आने पर यह ऑन हो जाता है, इंडिविजुअल ऑपरान में लिखना है। फिर है रिप्रेसिबल ऑपरान यानी टीआरपी ऑपरान, और इसके नीचे लिखना है नॉर्मली ऑन रहता है। और दूसरा पॉइंट इसमें लिखना है कि प्रोडक्ट ज़्यादा होने पर या ऑफ हो जाता है। सिंपल फ्लो चार्ट बनाना है, तो फ्लो चार्ट पे हमें लिखना है पहले सिग्नल यानी लैक्टोज या ट्रिप्टोन उसके सामने, फिर है उसके नीचे लिखना है रिप्रेसर एक्टिव या इनएक्टिव, फिर नीचे लिखना है ऑपरान ऑन या ऑफ, फिर प्रोटीन बनेगा या नहीं, ये लिखना है। अब हम यूकैरियोटिक सेल में बात कर लें जीन रेगुलेशन कैसे होता है, तो इसका भी डायग्राम हमें बनाना है। ठीक है, तो डायग्राम आप देख सकते हैं। अब इसमें हमें लिखना है कि यूकैरियोट्स चाहे वो प्लांट हो एनिमल्स में रेगुलेशन कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्तर का होता है, मल्टी लेवल स्तर का होता है। और इसमें लिखना है लेवल ऑफ रेगुलेशन। रेगुलेशन का स्तर क्या है, तो इसमें पहला पॉइंट लिखना है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, यानी इसमें अब पॉइंट लिखना है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जीन को ऑन या ऑफ करते हैं। और इसके नीचे लिखना है इन्हेंसर या साइलेंसर रीजनल कंट्रोल करते हैं, नीचे लिखना है। ये ट्रांसक्रिप्शनल लेवल में लिखना है इन्हेंसर या साइलेंस रीजन कंट्रोल करते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें लिखना है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, और इसके नीचे इसमें लिखना है कि एमआरएनए प्रोसेसिंग यानी स्पेशलाइजिंग कैपिंग और टेलिंग होता है इसमें। और फिर इसके नीचे लिखना है कौन सा एमआरएनए उपयोग होगा, यह तय होता है। फिर है ट्रांसलेशन लेवल, तो इसमें लिखना है पहला कि एमआरएनए से प्रोटीन बनने की स्पीड कंट्रोल होती है। फिर पोस्ट ट्रांसलेशन लेवल, इसमें है प्रोटीन बनने के बाद मॉडिफिकेशन यानी रूपांतरण एक्टिवेशन यानी एक्टिवेशन होता है। सिंपल फ्लो चार्ट उसके बाद बनाना है। पहले लिखना है डीएनए, फिर नीचे लिखना है ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल, फिर एमआरएनए, फिर प्रोसेसिंग कंट्रोल, फिर प्रोटीन, फिर मॉडिफिकेशन कंट्रोल, फाइनल फंक्शनल प्रोटीन। अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? तो पॉइंट लिखना है, तो उसमें पहला पॉइंट, फिर प्रोकैरियोट्स, फिर यूकैरियोट्स लिखना है। तो पॉइंट में पहले कॉम्प्लेक्सिटी लिखना है, प्रोकैरियोट में लिखना है सिंपल, और यूकैरियोट में लिखना है कॉम्प्लेक्स। और पॉइंट में लिखना है सिस्टम, ऑपरॉन में फिर प्रोकैरियोट्स में ऑपरेंड मॉडल, इसमें मल्टी लेवल मॉडल। यूकैरियोट्स में लिखना है लोकेशन की बात करें प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म, और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। और पॉइंट में रेगुलेशन लेवल, तो प्रोकैरियोट्स में मेनली ट्रांसक्रिप्शन, और यूकैरियोट्स में कई स्तर। फिर पांचवा पॉइंट है निष्कर्ष। निष्कर्ष में पहला लिखना प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन सिंपल और ऑपरान आधारित होता है। प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन सिंपल और ऑपरान पर आधारित होता है। यूकैरियोट्स में रेगुलेशन मल्टी स्टेप और कॉम्प्लेक्स होता है। और दोनों उसके नीचे लिखना है दोनों सिस्टम सेल कोशिका कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रोल फंक्शनिंग में मदद करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, यानी मनुष्य की उत्पत्ति और विकास। तो आप डायग्राम देख सकते हैं कि कैसे मनुष्य की विकास हुआ है। ठीक है, पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर है होमो हैबिलिस, फिर है होमो इरेक्टस, फिर है होमो निएंडरथल, फिर है होमो सेपियंस। फिर यहाँ पर डायग्राम मैं दिखा देता हूँ। पहले होमो हैबिल्स, फिर इरेक्टस, फिर हैची बेंजस, फिर नेलेडी, फिर है
वर्सेस ये देखो, फिर निएंडरथल, फिर सेपियंस। अब इसमें इंट्रोडक्शन में क्या लिखना परिचय में, तो मनुष्य की उत्पत्ति और विकास एक बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके अनुसार मनुष्य का विकास लाखों वर्षों में धीरे धीरे हुआ है। यह सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के इवोल्यूशनरी यानी थ्योरी पर नेचुरल सिलेक्शन पर आधारित है। ओरिजिन ऑफ मैन, मनुष्य की उत्पत्ति की बात कर ले तो मनुष्य की उत्पत्ति में क्या लिखना है, पहला पॉइंट लिखना है वैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य का विकास प्राचीन प्राइमेट्स यानी बानर जैसे जीव से हुआ है। और दूसरा पॉइंट इसमें लिखो कि मनुष्य और बंदर का कॉमन एंसेस्टर यानी समान पूर्वज थे। और तीसरा लिखना है यह प्रक्रिया लगभग 5 से 7 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुई थी। अब लिखेंगे स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन यानी विकास के चरण। तो विकास के चरण में पहला हेडिंग लिखेंगे ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस में पहला पॉइंट लिखेंगे सबसे प्रारंभिक मानव पूर्वज, सबसे आदिम पूर्वज। दूसरा इसमें लिखें सीधा चलना शुरू किया, बाइपेडल शुरू किया। और तीसरा लिखेंगे इसमें मस्तिष्क छोटा था। फिर है होमो हैबिलस लिखेंगे, इसे हैंडीमैन भी कहा जाता है, पहला पॉइंट लिखेंगे। दूसरा लिखेंगे पत्थर का औजार बनाया। तीसरा लिखेंगे दिमाग थोड़ा बड़ा था इसका। तीसरी हेडिंग लिखेंगे होमो इरेक्टस और इसमें पॉइंट लिखेंगे सीधे चलने में सच बताइए। फिर आग का उपयोग किया इसने और शिकार करना सीखा, तीसरा पॉइंट लिखेंगे। चौथा पॉइंट लिखेंगे होमो निएंडरथैलेंसिस। तो होमो निएंडरथैलेंसिस में लिखेंगे इनके पहला पॉइंट लिखेंगे ठंडे क्षेत्रों में रहते थे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे मजबूत शरीर। और तीसरा लिखेंगे दिमाग काफी विकसित। पांचवा होमोसेपियंस आधुनिक मनुष्य, इसमें में क्या पहला पॉइंट वर्तमान मानव। दूसरा लिखना है भाषा कला और संस्कृति विकसित। तीसरा लिखना है सबसे ज्यादा विकसित मस्तिष्क। फिर है एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन यानी प्रमाण। हाँ, विकास के प्रमाण कौन कौन से, तो पहला है फॉसिल्स यानी जीवाश्म, तो इसके लिखना है पुराने मानव के अवशेष। दूसरा है कंपैरेटिव एनाटॉमी, इसके अंदर लिखना है मनुष्य और बंदरों में समानता है। तीसरा लिखना है एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूण विज्ञान, इसके अंदर लिखना है विकास के प्रारंभिक चरणों में समानता। फिर है चौथा लिखना है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आणविक जीव विज्ञान, तो इसके अंदर लिखना है डीएनए में समानता। पांचवी जो लिखना है, पांचवी मीनिंग हेडिंग डालना है तो मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के विकास का तरीका क्या था, प्रक्रिया। तो इसमें लिखना है आपको पहला नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन। फिर दूसरा लिखना म्यूटेशन परिवर्तन। तीसरा लिखना है अडेप्टेशन अनुकूलन। उसके नीचे लिखना है जो जीव वातावरण के अनुसार ढल जाते हैं वे जीवित रहते हैं। निष्कर्ष में हमें लिखना है कि मनुष्य का विकास एक लंबी धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। तो इसके नीचे लिखना है प्रक्रिया प्राकृतिक चयन और अनुकूलन के कारण हुई। आज का आधुनिक मानव इस विकास का परिणाम है। वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, तो इसको हम लोग देखेंगे डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। तो इसका डायग्राम आप देख सकते हैं कि ये दोहरा बना है, फिर शुगर फास्फेट बैकबोन लिखा है, बेस पेयर्स दिया हुआ, थायमिन एडेनिन साइटोसिन गुआनिन। तो ये हो गया इसका डायग्राम। परिचय में क्या लिखेंगे, वाटसन और क्रिक ने 1953 में डीएनए की संरचना का मॉडल दिया और जिसे डबल हेलिक्स मॉडल कहा जाता है। यह मॉडल बताता है कि डीएनए हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर और ट्रांसफर करता है। दूसरा इसमें पॉइंट लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए की संरचना। इसमें मेन पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे कि डीएनए 2 स्ट्रैंड का बना होता है। दूसरा, दोनों स्ट्रैंड्स हेलिक्स यानी घुमावदार सीढ़ी के रूप में होते हैं।
और तीसरा इसमें लिखना है स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स कहलाता है। यह स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स कहलाता है, यह संरचना डबल हेलिक्स कहलाती है। अब बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यानी घटक होते हैं। तो घटक में पहला पॉइंट लिखना है न्यूक्लियोटाइड, उसके सामने लिखना है बेसिक यूनिट। और इसमें होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड में होते हैं शुगर, फास्फेट, नाइट्रोजन, बेसेस। फिर है बेस पेयरिंग रूल, बेस अगली हेडिंग लिखना है। फिर इसमें ये लिखना है कि जो बेस होते हैं, क्षार होते हैं, वो किससे जुड़ते हैं। तो एडेनिन जो होता है थायमिन से, और गुआनिन जो होता है साइटोसिन से जुड़ता है, और इसे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग भी कहते हैं। अगर इसके मेन इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो फीचर्स हैं, लक्षण हैं, वो क्या है कि ये जो डबल हेलिक्स है, स्ट्रैंड जो होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, समांतर होते हैं। एक होता है 5-3 और 5'2 3 और 3'5। और दूसरा पॉइंट इसमें लिखना है कि जो क्षार के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बंध होते हैं क्षारों के बीच। और तीसरा पॉइंट लिखना शुगर फास्फेट बैकबोन बाहर की तरफ होता है। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है, डीएनए जो होता है सीढ़ी जैसा दिखता है, पहला पॉइंट। दूसरा है साइड रेल्स यानी किनारा, शुगर और फास्फेट का बना होता है, शुगर प्लस फैट। तीसरा है स्टेप्स, बेस पेयर्स होते हैं इसमें, सीढ़ी जो होती है बेस पेयर जोड़े में होते हैं। चौथा पॉइंट लिखना हेलिकल ट्विस्टिंग से स्टेबिलिटी मिलती है। और चौथा है, पांचवा है जेनेटिक कोड क्षार के सीक्वेंस यानी क्रम में होता है। कार्य की बात कर ले, इसका कार्य क्या है, तो पहला कार्य है इसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करना, आनुवंशिक सूचनाओं को संचित करना। दूसरा है रेप्लिकेशन, प्रतिकृति यानी कॉपी बनाना। तीसरा है प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करना। चौथा है वंशान हेरिडिटी को कंट्रोल करना। फ्लो चार्ट बनाएंगे इसका। फ्लो चार्ट में लिखेंगे डीएनए स्ट्रक्चर, फिर बेस सीक्वेंस, फिर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, फिर प्रोटीन फॉर्मेशन, फिर है ट्रेड्स। और फिर हम लोग लिखेंगे कंक्लूजन, निष्कर्ष। निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे वाटसन क्रिक मॉडल डीएनए की संरचना को समझाता है, जो जेनेटिक आनुवंशिक सूचनाओं को स्टोर, संचित, भंडारण करता है और ट्रांसफर का आधार है। यह मॉडल मॉडर्न जेनेटिक्स का आधारशील फाउंडेशन है। अगली हेडिंग है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन में आप लोग देख सकते हैं क्या डायग्राम बना, ये है परिवर्तन कैसे होता है। म्यूटेशन, डिलीशन, फ्रेसिट, फिर ये सब। म्यूटेशन चेंज इन डीएनए सीक्वेंस, ए डिलीटेड, इंसर्टेड, सब्स्टिट्यूटेड, डायग्राम बना रखा है। ब्रेक ब्रेक डेफिनेशन, परिभाषा, इसके अंदर परिभाषा क्या लिखना म्यूटेशन का, तो म्यूटेशन या उत्परिवर्तन डीएनए या जीन में होने वाला अचानक या अस्थायी परिवर्तन है, जिससे जीव के गुण में बदल सकते हैं। इंट्रोडक्शन, परिचय में लिखेंगे कि म्यूटेशन प्राकृतिक रूप से बाहरी या बाहरी कारणों से हो सकता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे यह विकास का एक महत्वपूर्ण कारण है। तीसरा लिखेंगे कि कुछ उत्परिवर्तन लाभदायक, कुछ हानिकारक, कुछ निष्प्रभावी होते हैं। और फिर लिखेंगे अगला कि अगला पॉइंट क्या है, तो उत्परिवर्तन के प्रकार। तो उत्परिवर्तन के प्रकार में पहला लिखेंगे जीन स्तर का उत्परिवर्तन। फिर पहला लिखना है, इसमें पॉइंट करके लिखना है प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन, और उसके सामने लिखना एक आधार दूसरे से बदल जाता है। दूसरा लिखेंगे समेशन यानी इंसर्शन, और इसके सामने लिखना है अतिरिक्त आधार जुड़ जाता है। तीसरा लिखेंगे विलोपन यानी डिलीशन, और उसके सामने लिखेंगे आधार हट जाता है। अब इसी का दूसरा पॉइंट लिखेंगे गुणसूत्र स्तर का उत्परिवर्तन। तो उसके नीचे लिखेंगे द्विगुणन, द्विगुणन यानी डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में लिखेंगे भाग की पुनरावृत्ति होती है। अब इसके नीचे लिखेंगे विलोपन यानी डिलीशन, भाग का हटना, भाग हट जाता है। और तीसरा लिखेंगे उल्टा, इन्वर्जन, फिर लिखेंगे भाग उल्टा हो जाता है।
फिर तीसरा लिखेंगे स्थानांतरण ट्रांसलोकेशन, सामने लिखेंगे भाग का स्थान बदलना। फिर चौथा इसका हेडिंग लिखेंगे कारण तो म्यूटेशन का कारण क्या है। तो पहला प्राकृतिक स्वतः होने वाला, दूसरा हो सकता विकिरण, जैसे एक्स किरण भी विकिरण से हो सकता है। फिर तीसरा रसायन या म्यूटेशन से हो सकता है। चौथा डीएनए की प्रकृति में टूट हो जाए तब भी हो सकता है। अगली हेडिंग डालेंगे प्रभाव, तो लाभदायक भी होता है, विकास में सहायक, हानिकारक रोग उत्पन्न कर सकते जैसे कैंसर, और निष्प्रभावी कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। उदाहरण में लिखेंगे क्या, तो सिकल एनीमिया भी हो सकता है। तो और दूसरा उदाहरण लिखे बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक प्रतिरोध, और तीसरा एल्बिनिज्म। इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे, फ्लो चार्ट पर डीएनए लिखेंगे, उसके नीचे परिवर्तन, फिर नीचे लिखेंगे जीन या गुणसूत्र में बदलाव, फिर प्रोटीन में बदलाव, फिर लक्षण में परिवर्तन। फिर निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, उत्परिवर्तन डीएनए में होने वाला परिवर्तन है जो जीवों में विविधता उत्पन्न करता है। यह विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन कुछ उत्परिवर्तन हानिकारक भी हो सकता है। पॉलीप्लॉइडी यानी बहुगुणसूत्रता में कॉन्सेप्ट डायग्राम इसमें देना पॉलीप्लॉइडी का, तो ये भी इतने सारे पॉलीप्लॉइडी के ये रहे एग्जाम्पल। ये तो एग्जाम्पल। इसके अंदर परिभाषा में क्या लिखेंगे, परिभाषा डेफिनेशन में लिखेंगे कि पॉलीप्लॉइडी यानी बहुगुणसूत्रता वह अवस्था है जिसमें किसी जीव में गुणसूत्र के 2 से अधिक सेट्स होते हैं। फिर इसमें लिखना सामान्य अवस्था डिप्लॉयड एन 2 एन होती है, पॉलीप्लॉइड 3 एन 4 एन 6 एन आदि हो सकती है। फिर इसमें इंट्रोडक्शन यानी परिचय में लिखेंगे, पहला क्या है, उत्परिवर्तन एक प्रकार का है, यह म्यूटेशन का एक प्रकार है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। फिर लिखना दूसरा पॉइंट, पौधे में बहुत सामान्य है। तीसरा लिखना इससे पौधों का आकार और उत्पादन बढ़ सकता है। टाइप्स प्रकार में लिखेंगे, प्रकार में लिखना है ऑटो पॉलीप्लॉइडी। तो इसके अंदर पहला पॉइंट लिखना, एक ही स्पीसीज यानी एक ही जात के क्रोमोसोम गुणसूत्र के सेट्स बढ़ जाते हैं। उदाहरण पोटैटो। एलो पॉलीप्लॉइड, और इसमें नीचे लिखना है 2 डिफरेंट जात के गुणसूत्र मिल जाते हैं। उदाहरण पीट। कारण क्या है इसका, तो कारण है सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन, मियोसिस या माइटोसिस में गलती। फिर दूसरा पॉइंट लिखना, गुणसूत्र का सही अलग ना होना, नॉन डिजेक्शन। और तीसरा है केमिकल्स, जैसे कि रसायन हो सकता है, कॉल्चीसाइन। इफेक्ट प्रभाव क्या पड़ता है इसका, तो पौधे बड़े और मजबूत होते हैं। दूसरा, फल का आकार बड़ा होता है। कुछ प्लांट्स स्टाइल बीज नहीं बनते, विकास में मदद करता है। उदाहरण देंगे इसका, जैसे कि गेहूँ हेक्साप्लॉइड, बनाना, केला हो गया ट्रिप्लॉइड, और आलू हो गया टेट्राप्लॉइड, रुई हो गई। चार्ट बनाएंगे, फ्लो चार्ट इसका बनाएंगे। तो फ्लो चार्ट में पहले लिखेंगे नॉर्मल सेल, फिर एरर इन सेल डिवीजन, फिर लिखेंगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम सेट्स, फिर लिखेंगे पॉलीप्लॉइडी 3 एंड 4 एंड। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे पॉलीप्लॉइडी में कि एक महत्वपूर्ण क्रोमोसोमल परिवर्तन है जो विशेष रूप से पौधों में पाया जाता है। यह कृषि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगले हेडिंग है अगला क्वेश्चन है मेमोरी स्मृति। तो डायग्राम इसका देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें इनकोडिंग, स्टोरेज, फिर रिट्रीवल यानी लिखा है। तो चलिए देखते हैं इसमें परिभाषा में क्या लिखना है कि इस मेमोरी यानी स्मृति वह क्षमता है जिसके द्वारा हम जानकारी को प्राप्त, संग्रहित और पुनः याद कर सकते हैं। दूसरा, इसमें परिचय में लिखेंगे स्मृति मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण कार्य है।
अब दूसरा इसमें लिखेंगे सीखने से जुड़ी होती है। तीसरा बिना स्मृति में कुछ भी याद नहीं कर सकते, बिना स्मृति के हम कुछ भी याद नहीं कर सकते। फिर टाइप्स ऑफ मेमोरी यानी प्रकार, मेमोरी के प्रकार क्या है, तो एक होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी अल्पकालिक स्मृति, यह है तो इसके लिखना है थोड़े समय के लिए रहती है। और उदाहरण फ़ोन नंबर याद रखना। फिर लिखेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी, दीर्घकालिक स्मृति यानी लंबे समय तक याद रहती है, उदाहरण बचपन की याद। तीसरा है सेंसरी मेमोरी यानी संवेदी स्मृति, इसमें लिखना है बहुत कम समय के लिए। और दूसरा लिखना है इंद्रियों से प्राप्त जानकारी। चौथा लिखना है प्रोसेस ऑफ मेमोरी यानी स्मृति की प्रक्रिया। तब इसमें लिखना है पहले इनकोडिंग यानी संकलन, इसके सामने लिखना है जानकारी को ग्रहण करना। दूसरा लिखना है स्टोरेज संग्रहण, इसके सामने लिखना है जानकारी को सुरक्षित रखना। रिट्रीवल, उसमें लिखना पुनः प्राप्ति, जरूरत पर याद करना। फ्लो चार्ट बनाना है तो इसको पहले लिखना है इंफॉर्मेशन, फिर इनकोडिंग उसके नीचे, फिर स्टोरेज, फिर रिट्रीवल, फिर उसके नीचे रिकॉल, याद करना। फिर है फैक्टर अफेक्टिंग मेमोरी, प्रभावित करने वाले कारक यानी मेमोरी को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है ध्यान यानी अटेंशन, दूसरा अभ्यास प्रैक्टिस, तीसरा स्वास्थ्य हेल्थ और चौथा है इंटरेस्ट रुचि। सातवां हम लिखेंगे निष्कर्ष कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में लिखने के निष्कर्ष में कि स्मृति मस्तिष्क एक महत्वपूर्ण क्षमता है जो सीखने, अनुभवों को सुरक्षित रखने में मदद करती है और यह हमारे दैनिक जीवन और शिक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगली हेडिंग डालेंगे हम लोग जियोलॉजिकल एरा यानी भूवैज्ञानिक युग। तो इसमें आप डायग्राम देख सकते हैं। तो पहले बना प्री कैम्बियन, फिर है पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक। तो आप देख रहे हैं बैक्टीरिया है, दूसरे नंबर पे मछली वगैरह है, तीसरे नंबर पे डायनासोर वगैरह है। और सीनोजोइक में हाथी हो गया, मानव हो गया, ये सब हो गया। फिर ये डायग्राम बना रखा है, ये भी बना रखा है। परिभाषा में क्या लिखेंगे हम लोग, जियोलॉजिकल एरा में भूवैज्ञानिक युग पृथ्वी के इतिहास के बड़े बड़े समय खंड होते हैं। पृथ्वी के इतिहास जियोलॉजिकल एरा में क्या होते हैं कि पृथ्वी के इतिहास के बड़े बड़े समय खंड होते हैं जिनमें जीवों और पर्यावरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गए। दूसरा इंट्रोडक्शन यानी परिचय, इसमें लिखना है पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है। दूसरा लिखना है इसे लंबे समय को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने इसे अलग अलग युगों में बांटा। तीसरा हर युग में जीवन का विकास में बदलाव हुआ। और तीसरा पॉइंट लिखना है मेन जियोलॉजिकल एरा मुख्य भाग युग। पहला लिखना है प्री कैम्ब्रियन युग। तो प्री कैम्ब्रियन युग में सबसे पहला पॉइंट लिखना है सबसे पुराना युग है। दूसरा लिखना है पृथ्वी का निर्माण हुआ। तीसरा लिखना है प्रारंभिक जीवन उत्पन्न हुए। समय लिखना है 4.6 बिलियन से 541 मिलियन वर्ष पहले। दूसरा पॉइंट लिखना है पैलियोजोइक युग यानी पैलियोजोइक युग, इसमें लिखना है प्राचीन जीवन का युग। दूसरा लिखना है समुद्री जीवों का विकास। तीसरा लिखना है मछलियाँ, उभयचर और प्रारंभिक पौधे। समय लिखना है 541 से 252 मिलियन वर्ष पहले। तीसरा लिखना है मीसोजोइक एरा यानी इसमें लिखना है यह रेप्टाइल्स का युग है, पहला पार्ट। दूसरा लिखना है डायनासोर का प्रभुत्व इसमें रहा। तीसरा लगा प्रथम पक्षी और स्तनधारी पर इसमें पैदा हुए। समय लिखना है 252 से 66 मिलियन वर्ष पहले। सीनोजोइक एरा, इसमें पहला पॉइंट लिखना है आधुनिक जीवन का युग और दूसरा पॉइंट लिखा है स्तनधारियों का विकास। तीसरा पॉइंट लिखा मनुष्य का विकास। समय 66 मिलियन वर्ष पहले वर्तमान समय तक। चार्ट बनाना है तो चार्ट में फ्लो चार्ट में लिखना है प्री कैम्ब्रियन, फिर पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक। फिर निष्कर्ष लिखना है तो इसमें लिखना है जियोलॉजिकल एरा पृथ्वी के इतिहास को समझने का एक महत्वपूर्ण तरीका है और इन युग के माध्यम से हम जीवन के विकास और पृथ्वी के परिवर्तन को आसानी से समझ सकते हैं। अगली हेडिंग लिखना है क्रेब्स साइकिल यानी क्रेब्स चक्र।
डायग्राम आप देख सकते हैं, इसमें बहुत गजब गजब के डायग्राम दे रखे हैं, जो कि बहुत ही गजब का। परिभाषा में लिखना है क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल यानी क्रेब्स साइकिल कोशिका में होने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें भोजन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इसे सिट्रिक एसिड साइकिल या टीसीए साइकिल भी कहा जाता है। दूसरा, इंट्रोडक्शन यानी परिचय। इसमें पहला पॉइंट लिखना है प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। दूसरा, यह कोशिकीय श्वसन का दूसरा चरण है। तीसरा, 1937 में हैंस क्रेब ने इसका वर्णन किया। तीसरा, एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या। तो पहला इसमें देना है एसिटाइल को एंजाइम बनता है ग्लूकोज से। दूसरा लिखना है, पहला पॉइंट इसमें लिखना है कि क्या एसिटाइल को एंजाइम बनता है ग्लूकोज से। दूसरा लिखना है कि ऑक्सैलो एसीटेट से मिलकर सिट्रेट बनता है। फिर तीसरा लिखना है सिट्रेट और आइसोसिट्रेट में बदलता है। सिट्रेट फिर आइसोसिट्रेट में बदलता है। फिर आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटरेट यानी CO में बदलता है, CO2 निकलता है। फिर अल्फा कीटोग्लूटरेट सक्सिनाइल कोएंजाइम में बदलता है और CO2 निकलता है। फिर एक सक्सिनाइल कोएंजाइम ऑक्सैलो एसीटेट में बनता है और साइकिल कंप्लीट होती है। इस दौरान NADH, FDH और ATP बनते हैं। महत्वपूर्ण इसमें क्या है कि यह एक साइक्लिक प्रोसेस है। हर चक्र में 2 CO2 निकलते हैं, 3 NADH और 1 FDH2 और 1 ATP बनता है। ऑक्सीजन इंडायरेक्टली जरूर है। उदाहरण देना है जैसे एक ऊर्जा की फैक्ट्री। तो ग्लूकोज हो गया रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ, और क्रेब्स साइकिल मशीन हो गई ATP एनर्जी आउटपुट। रियल लाइफ में जब हम खाना खाते हैं तो शरीर में एनर्जी बनती है और क्रेब्स साइकिल की वजह से होता है। फ्लो चार्ट बनाना है तो पहले बनाना है ग्लूकोज, फिर पायरुवेट, फिर एसिटाइल कोएंजाइम, क्रेब्स साइकिल, NADH, FDH, ATP और एनर्जी। निष्कर्ष क्या करना है कि क्रेब्स साइकिल में कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन का महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह भोजन को ATP में बदलकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अगली हेडिंग लिखेंगे विटामिन। तो विटामिन में आप देख सकते हैं विटामिन A, D, E और K और विटामिन C, तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ दे रखा है विटामिन का डायग्राम। परिभाषा में क्या लिखेंगे, विटामिन ऐसे सूक्ष्म तत्व हैं जो शरीर की सामान्य वृद्धि, विकास, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। पहला इसमें मतलब परिभाषा में लिखेंगे। दूसरा इंट्रोडक्शन है, परिचय लिखेंगे। इसमें लिखेंगे शरीर को बहुत कम मात्रा में विटामिन की आवश्यकता होती है। दूसरा लिखेंगे यह शरीर में ऊर्जा नहीं देते लेकिन मेटाबॉलिज्म पाचन को नियंत्रित करते हैं। तीसरा लिखेंगे इनकी कमी से कई रोग हो सकते हैं। प्रकार में लिखेंगे टाइप्स ऑफ विटामिन। तो इसमें प्रकार में लिखेंगे फैट सॉल्युबल यानी वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन होता है उसमें पहला पॉइंट लिखेंगे ADA। फिर लिखेंगे शरीर में स्टोर हो सकते हैं एडेक। फिर लिखेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन जल में घुलनशील, तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स और C ये शरीर में स्टोर नहीं होते, रोज लेना पड़ता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कार्य क्या है विटामिन के। तो शरीर पहला पॉइंट लिखेंगे शरीर की वृद्धि और विकास में मदद करता है। दूसरा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तीसरा हड्डी और दांतों को मजबूत करता है। चौथा आंखों की रोशनी बनाए रखता है। पांचवा उपापचय को नियंत्रित करता है। पांचवा कमी से होने वाला रोग विटामिन A से रतौंधी, B1 से बेरी, C से स्कर्वी और D से रिकेट्स और K से ब्लड क्लॉटिंग। छठा उदाहरण विटामिन A से गाजर, हरी सब्जी, विटामिन C नींबू, संतरा, विटामिन D दूध और विटामिन B अनाज, दाल। फ्लो चार्ट इसका बनाना है, पहले लिखना है फूड विटामिन इंटेक, फिर बॉडी फंक्शन, ग्रोथ, इम्यूनिटी और हेल्दी पर्सन। और फिर इसमें लिखना है हमको निष्कर्ष। तो विटामिन शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है, इनकी कमी बीमारियां हो सकती है, इससे संतुलित आहार लेना जरूरी है। फिर है अगला क्वेश्चन है पाचन और अवशोषण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का। तो चलिए देखते हैं इसका। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का आप डायग्राम देख सकते हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन को सरल अणुओं में तोड़ा जाता है ताकि उससे अवशोषित कर सकें।
और उसके सामने लिखेंगे अवशोषण मुक्त छोटी आंत में होता है। अब कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण, कार्बोहाइड्रेट का पाचन और अवशोषण के बारे में जान लेते हैं। तो पहला पाचन इसका माउथ से ही शुरू हो जाता है, मुंह में, और मुंह में जो होता है सिलेब्री एमाइलेज होता है जो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। फिर अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, तो यहाँ विशेष पाचन नहीं होता। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो पैंक्रियाटिक एमाइलेज होती है, स्टार्च, फिर माल्टोज, फिर माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। फिर अवशोषण होता है तो ग्लूकोज छोटी आंत की बिलाई द्वारा रक्त में चला जाता है। उदाहरण, रोटी चावल ग्लूकोज बनकर शरीर को ऊर्जा देते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे प्रोटीन का पाचन और अवशोषण। तो पाचन में लिखेंगे, पाचन में हम लोग क्या लिखेंगे, पहला अमाशय, तो इसके अंदर लिखेंगे पेप्सिन, प्रोटीन, फिर पेप्टाइड में बदल देता है। फिर छोटी आंत में ट्रिप्सिन पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में बदल देता है। फिर उसका अवशोषण होता है, अमीनो एसिड रक्त में अवशोषित होते हैं। उदाहरण, दाल या अंडा। अमीनो एसिड शरीर की ग्रोथ और रिपेयर में मदद करते हैं। चौथा, फैट, वसा का पाचन व अवशोषण। फिर पाचन छोटी आंत में होता है, बाइल यकृत से फैट को एमल्सीफाई करता है। लाइपेज फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में बदलता है। अवशोषण, फैटी एसिड लसिका में अवशोषित होते हैं। उदाहरण, घी या तेल। फैटी एसिड ऊर्जा और संग्रहण। चार्ट बनाना है तो फूड, फिर डाइजेशन, फिर माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन। फिर है सिंपल मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड के सामने, फिर फैटी एसिड। फिर नीचे लिखना ऑब्जॉर्प्शन, उसके सामने लिखना बिलाई, फिर ब्लड या लिव, एनर्जी या ग्रोथ। छठा पॉइंट है कंट्रोल ऑफ डाइजेस्टिव जूस सिक्रेशन, तो नियंत्रण ना, जो पाचन जूस का सिक्रेशन है उसका नियंत्रण कैसे होता है। तो पाचक रसों का स्राव नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होता है। पहला है कि नर्वस तंत्रिका नियंत्रण क्या क्या करती है, तो इसमें पहला पॉइंट लिखा वेगस नर्व, तीर, सलाइवा गैस्ट्रिक जूस को स्टिमुलेट करता है। वेगस नर्व सलाइवा गैस्ट्रिक जूस को स्टिमुलेट करता है। फिर है भोजन, दूसरा पॉइंट है भोजन की गंध, स्वाद या सोच से भी सिक्रेशन बढ़ता है। हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोनल नियंत्रण, तो पहला इसमें लिखना है गैस्ट्रिन, आमाशय में गैस्ट्रिक जूस बढ़ाता है। सिक्रेटिन, इसमें लिखना है पैंक्रियाटिक जूस को स्टिमुलेट करता है। फिर है तीसरा कोलेसिस्टोकाइनिन, इसके अंदर लिखना बाइल और पैंक्रियाटिक एंजाइम का स्राव बढ़ता है। उदाहरण, खाना देखकर मुंह में पानी आना, नर्वस कंट्रोल। भोजन पेट में जाने पर रस बनना, हार्मोनल कंट्रोल। अब निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन अलग अलग एंजाइम द्वारा होता है। इनके सरल रूप ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पाचक रसों का स्राव तंत्रिका और हार्मोन दोनों द्वारा नियंत्रित होता है, जिससे पाचन प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। अगली हेडिंग है फर्टिलाइजेशन निषेचन, तो डायग्राम देख सकते हैं इसका फर्टिलाइजेशन का। तो ये रहा डायग्राम, बहुत ही नीट और क्लीन डायग्राम है बहुत। तो इसके अंदर हम लोग परिभाषा में क्या लिखेंगे, परिभाषा देख लो आप, ठीक है। परिभाषा में लिखेंगे कि निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें नर युवक मादा युग्मक से मिलकर जाइगोट बनाता है। दूसरा है परिचय, तो परिचय में क्या है, यह प्रक्रिया यौन प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। दूसरा, निषेचन के बाद ही नया जीव बनना शुरू होता है। तीसरा, यह मनुष्य और अन्य जीवों में प्रजनन का महत्वपूर्ण चरण है। प्रोसेस, प्रक्रिया क्या है, तो पहला लिखना पुरुष के शरीर से स्पर्म निकलता है। दूसरा, महिला के शरीर में अंडाणु होता है।
तीसरा लिखना है शुक्राणु और ओवम का मिलन फैलोपियन ट्यूब में होता है। चौथा लिखना है दोनों मिलकर जाइगोट बनाते हैं। फिर पांचवा लिखना है जाइगोट आगे चलकर भ्रूण बनाता है। टाइप्स प्रकार इंटरनल फर्टिलाइजेशन आंतरिक निषेचन। पहला है शरीर के अंदर होता है, उदाहरण मनुष्य और गाय। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बाय निषेचन शरीर के बाहर होता है, उदाहरण मछली और मेढक। पांचवा लिखना है उदाहरण में मनुष्य स्पर्म ओवम जाइगोट बेबी। मेढक में अंडा पानी में स्पर्म बाहर से मिलते हैं निषेचन। फ्लो चार्ट बनाना है तो स्पर्म ओवम फर्टिलाइजेशन जाइगोट या फिर लिखेंगे अंडाणु जीव शुक्राणु फिर निषेचन फिर जाइगोट फिर भ्रूण फिर नया जीव। महत्व तो इसका क्या है, नया जीवन शुरू करता है। दूसरा लिखना है माता पिता गुणों का मिश्रण होता है। तीसरा लिखना है स्पीशीज को बनाए रखने में मदद करता है। और कंक्लूजन निष्कर्ष में लिखना निषेचन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है जिसमें स्पर्म और ओवम के मिलने से नया जीव बनता है। यह जीवन की शुरुआत का पहला चरण होता है। अब लिखना है अगली क्वेश्चन जो है टाइप्स ऑफ एंजाइम एंड मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। अगला प्रश्न है एंजाइम के प्रकार एवं उनकी क्रियाविधि। तो डायग्राम आप देख सकते हैं, इस तरह के बहुत अच्छे डायग्राम बना के दे रखे हैं। सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट एंजाइम, एंजाइम सबस्ट्रेट, फिर ये भी डायग्राम बना रखा है। तो आप देख सकते हैं डायग्राम कितने अच्छे हैं। तो परिचय में क्या लिखोगे कि इसमें परिचय में लिखो कि एंजाइम जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाले जैव उत्प्रेरक हैं जो रासायनिक क्रिया की गति को तेज करते हैं और बिना स्वयं नष्ट हुए। एंजाइम के प्रकाश क्लासिफिकेशन, तो एंजाइम को मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो इसमें पहला पॉइंट लिखना है आपको, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया में कार्य करते हैं, उदाहरण डिहाइड्रोजिनेज। दूसरा जो एंजाइम है वह है ट्रांसफेरेज, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे ट्रांसफेरेज के अंदर एक अणु से दूसरे अणु में कार्यात्मक समूह स्थानांतरित करते हैं, उदाहरण काइनेज। तीसरा हाइड्रोलाज या हाइड्रोलेज, इसके अंदर लिखेंगे जल की सहायता से बंध तोड़ते हैं, उदाहरण एमाइलेज प्रोटीएज। चौथा लिखेंगे लाएज और इसके अंदर लिखेंगे बिना पानी या एटीपी के बंध तोड़ते हैं, उदाहरण डी कार्बोक्सिलेज। पांचवा लिखेंगे आइसोमेरेज। आइसोमेरेज के अंदर लिखेंगे अणु को उसके समआवी में बदलते हैं, उदाहरण ग्लूकोज 6 फास्फेट आइसोमेरेज। और छठा लिखेंगे लाइगेज। अब उसके अंदर लिखेंगे एटीपी की ऊर्जा से 2 अणुओं को जोड़ते हैं, उदाहरण लिखेंगे डीएनए लाइगेज। फिर है तीसरा, इसमें का जो हेडिंग डालेंगे कार्य के आधार पर अन्य प्रकार। तो कार्य के आधार पर पाचक एंजाइम जो होता है माइलेज और लाइपेज होता है, और चयापचयी एंजाइम जो होता है मेटाबॉलिज्म में कार्य करता है, और अंतःकोशिकीय एंजाइम कोशिका के अंदर कार्य करता है, बाह्यकोशिकीय कोशिका के बाहर कार्य करता है। एंजाइम की क्रियाविधि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो एंजाइम की क्रिया को 2 मुख्य मॉडलों में समझाया जाता है। पहला है लॉग और की मॉडल। तो लॉग और की मॉडल में पहला पॉइंट लिखेंगे वैज्ञानिक एमएल फिशर द्वारा दिया गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे एंजाइम ताला और सबस्ट्रेट चाबी एकदम फिट बैठते हैं। चरण एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। दूसरा अपक्रिया होती है, तीसरा उत्पाद बनता है। इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इसके अंदर लिखते हैं वैज्ञानिक कॉसलैंड द्वारा दिया गया। एंजाइम अपना आकार बदलकर सबस्ट्रेट को फिट करता है, और फिर यह अधिक सही मॉडल माना जाता है। फ्लो चार्ट में हम लिखेंगे एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, उसके नीचे लिखेंगे अपक्रिया होती है, उसके नीचे लिखेंगे उत्पाद बनता है,
उसके नीचे लिखेंगे एंजाइम मुक्त हो जाता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? एंजाइम विशिष्ट होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, निश्चित तापमान और पीएच पर सबसे अच्छा कार्य करते हैं। तीसरा, स्वयं नष्ट नहीं होते, बार बार उपयोग हो सकते हैं। चौथा, अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं। सातवां हम लोग हेडिंग डालेंगे उदाहरण, एग्जाम्पल्स। तो पहला डालेंगे माइलेज, दूसरा स्टार्च वोल्टेज और कैटालिस। कैटालिस हेडिंग डालेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिव्स पानी प्लस ऑक्साइड। फिर है निष्कर्ष हेडिंग डालेंगे हम लोग। तो निष्कर्ष में लिखेंगे एंजाइम जीवों में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। इनके प्रकार और क्रिया विधि को समझकर हम शरीर की जैव रासायनिक क्रियाओं प्रक्रियाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्लीवेज एंड गैस्ट्रुलेशन इन ब्रैंकियोस्टोमा एम्फियोक्सिस। तो इसमें पहली हेडिंग लिखेंगे अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी क्लीवेज गैस्ट्रुलेशन विद लर्न। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग यहाँ डायग्राम आप लोग देख सकते हैं, डायग्राम बहुत ही अच्छा नीट और क्लीन है। तो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सिस एक आदिम कशेरुकी सदृश प्राइमेट्री कॉर्डेट है जो भ्रूणी विकास के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें विकास के दो चरण होते हैं, पहला विदलन, दूसरा गैस्ट्रुलेशन। दूसरा इसमें लिखेंगे हेडिंग क्लीवेज इन ब्रैंकियोस्टोमा यानी विदलन। इसके अंदर परिभाषा लिखेंगे, निषेचन के बाद जाइगोट का बार बार विभाजन होकर छोटे छोटे कोशिकाओं में बदलना क्लीवेज कहलाता है। इसमें लिखेंगे निषेचन के बाद जाइगोट का बार बार विभाजन होकर छोटे छोटे कोशिकाओं में बदलना क्लीवेज कहलाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें यानी विशेषता, तो इसमें हम पहला पॉइंट लिखेंगे होलोब्लास्टिक यानी पूर्ण विदलन। तो इसके सामने लिखेंगे पूरा अंडा विभाजित होता है। दूसरी हेडिंग इसके नीचे लिखेंगे इक्वल क्लीवेज, समान। और इसके सामने लिखेंगे कोशिकाएं लगभग बराबर होती हैं। और तीसरा लिखेंगे रेडियल क्लीवेज, सामने लिखेंगे कोशिका व्यवस्थित रूप से विभाजित होती है। अब अगली हेडिंग डालेंगे स्टेजेस ऑफ क्लीवेज यानी विदलन के चरण। तो पहले लिखेंगे 2 सेल पहले बनता है, फिर 4 सेल का चरण चलता है, फिर 8 सेल बनता है, फिर मॉरूला ठोस कोशिका समूह, फिर ब्लास्टुला खोखली संरचना, फिर ब्लास्टुला के अंदर की गुहा को ब्लास्टोसिल कहते हैं। अगली हेडिंग हम लोग लिखेंगे गैस्ट्रुलेशन इन ब्रैंकियोस्टोम। तो गैस्ट्रुलेशन में हम लिखेंगे, इसकी परिभाषा देखेंगे। इसमें लिखेंगे ब्लास्टुला से 3 जर्म लेयर बनने की प्रक्रिया को गैस्ट्रुलेशन कहलाती है। ब्लास्टुला से 3 जर्म लेयर बनने की प्रक्रिया को गैस्ट्रुलेशन कहलाती है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे प्रक्रिया। तो गैस्ट्रुलेशन मुख्यतः है इन्वेजिनेशन यानी ब्रैकेट को अंदर की ओर मोड़ना ब्रैकेट बंद द्वारा होता है। अब इसके अंदर लिखेंगे ब्लास्टुला का एक भाग अंदर धंसता है और आर्किन्ट्रॉन यानी प्रारंभिक आंत्र बनता है। तीसरा, बाहरी छिद्र को ब्लास्टोपोर कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर। तो जर्म लेयर का निर्माण, तो इसमें 3 होते हैं। पहला लिखो एक्टोडर्म बाह्य स्तर, इसके अंदर लिखो त्वचा और नर्वस सिस्टम बनाता है। दूसरा पॉइंट लिखो एंडोस्टर्म आंतरिक स्तर, आंत गांठ में आंत बनता है। तीसरा लिखो मेसोडर्म मध्य स्तर, इसके अंदर मांसपेशियां, रक्त और नोटोकॉर्ड बनता है। फिर है फ्लो चार्ट बनाएंगे इसका। तो पहले लिखेंगे जाइगोट, फिर विदलन, फिर मोरला, फिर ब्लास्टुला, फिर गैस्ट्रुलेशन, फिर गैस्ट्रुलेशन 3 जर्म, गैस्ट्रुला 3 जर्म लेयर। महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें 5वीं हेडिंग लिखेंगे। महत्वपूर्ण पॉइंट, क्लीवेज तेजी से होता है लेकिन आकार नहीं बढ़ता। गैस्ट्रुलेशन में पोटी प्लान तय होता है। और तीसरे में ब्रैंकियोस्टोमा विकास जिट्रोस्टोम लाइक पैटर्न दिखाता है। और दूसरा पॉइंट है गैस्ट्रुलेशन में बॉडी प्लान तय होता है।
तीसरा पॉइंट लिखना है ब्रैंकियोस्टोमा विकास टेस्टोस्टोम लाइक पैटर्न दिखाता है। एग्जाम्पल छठा हेडिंग डालना उदाहरण, इसमें लिखना है ब्रैंकियोस्टोमा और इसके सामने एम्फियोक्सिस। अब लिखना है इसका भ्रूणी विकास कॉर्डेट्स जैसे मानव से मिलता जुलता है और रियल में समझ में तो जैसे एक घर बनाने से पहले नक्शा बनता है उसी तरह गैस्ट्रुलेशन में शरीर की संरचना तय होती है। और निष्कर्ष में लिखेंगे हम लोग ब्रैंकियोस्टोमा में क्लीवेज सरल और आसान समान होता है जबकि गैस्ट्रुलेशन द्वारा शरीर की मूल संरचना जर्म लेयर बनती है। उसके नीचे लिखेंगे यह प्रक्रिया कॉर्डेट के विकास को समझने में महत्वपूर्ण है। अगली हेडिंग हम लोग देखेंगे हार्मोन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड एंड तो एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि के हार्मोन डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है एड्रिनल ग्लैंड, कैप्सूल, मेडुला, ब्लड वेसल्स, कॉर्टेक्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं डेफिनेशन यानी परिभाषा में क्या लिखेंगे। परिभाषा में हम लोग लिखेंगे पहले एड्रिनल ग्लैंड यानी अधिवृक्क ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो किडनी यानी गुर्दे के ऊपर स्थित होती है और विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। दूसरा हम लोग लिखेंगे संरचना और इसमें हम लोग लिखेंगे एड्रिनल ग्लैंड के दो भाग होते हैं, पहला बाहरी भाग, दूसरा भीतरी भाग। तीसरी हेडिंग लिखे हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के हार्मोन। इसमें पहली हेडिंग डालेंगे मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स यानी एल्डोस्टेरोन और इसमें हम लोग लिखेंगे सभी में जल और लवण संतुलन बनाए रखते हैं। उदाहरण एल्डोस्टेरोन इस सोडियम को शरीर में रोकता है। दूसरा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जैसे कॉर्टिसोल। फिर इसके अंदर लिखेंगे मेटाबॉलिज्म और स्ट्रेस को नियंत्रित करता है, पाचन को और स्ट्रेस को नियंत्रित करता है। उदाहरण कॉर्टिसोल तनाव, इसमें ऊर्जा बढ़ाता है। तो तीसरा सेक्स हार्मोन एंड्रोजन, एंड्रोजन यह लक्षणों के विकास में मदद, उदाहरण एंड्रोजन पुरुष लक्षणों के विकास में सहायक। चौथा हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल मेडुला, फिर मेडुला के हार्मोन, मेडुला के हार्मोन, हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल मेडुला, मेडुला के हार्मोन। इसमें पहला लिखना है एड्रिनलिन यानी एफिनेफ्रिन, एड्रेनलिन यानी एफिनेफ्रिन। इसके नीचे लिखना है इमरजेंसी हार्मोन या फाइट या फ्लाइट हार्मोन। और इसका कार्य क्या है, दिल की धड़कन बढ़ाना, रक्तचाप बढ़ाना। दूसरा इसमें लिखना है नॉर एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन यानी नॉर एफिनेफ्रिन। अब इसमें लिखना है रक्तचाप को नियंत्रित करना। वही सही। में तो अगर उदाहरण में जब आप डर जाते हैं या भागते हैं, एड्रेनलिन बढ़ता है, दिल तेजी से धड़कता है, दिल तुरंत प्रतिक्रिया करता है। एड्रेनल ग्लैंड का काम, फ्लो चार्ट। इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे तो इसमें पहले लिखेंगे स्ट्रेस या डेंजर, फिर लिखेंगे एड्रेनल ग्लैंड एक्टिवेट, फिर लिखेंगे एड्रेनल एड्रेनलिन रिलीज, फिर लिखेंगे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, फिर उसके नीचे लिखेंगे क्विक रिस्पॉन्स, फाइट और फ्लाइट। फिर उसके बाद लिखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु। उस महत्वपूर्ण बिंदु में क्या लिखेंगे, एड्रिनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। फिर इसमें लिखेंगे यह स्ट्रेस और मेटाबॉलिज्म दोनों को नियंत्रित करता है। फिर तीसरा लिखेंगे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक। आठवां लिखेंगे निष्कर्ष। फिर इसके अंदर लिखेंगे एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन शरीर को तनाव से निपटने, ऊर्जा बनाए रखने और संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। यह ग्रंथि शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगली हेडिंग हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथ। तो थायराइड ग्रंथ का डायग्राम आप देख सकते हैं, ये रहा थायराइड ग्रंथ। तो
थायराइड ग्लैंड, राइट लोब, स्थमस, लेफ्ट लोब, ट्रेकिया। यहाँ पर भी देख सकते हैं थायराइड, बहुत अच्छा चार्ट बना रखा है। सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म का बना रखा है, ये रहा सिम्टम्स। अब इसकी में परिभाषा क्या लिखेंगे कि थायराइड ग्रंथि एक महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि है जो गर्दन में स्थित होती है और शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। स्थान कहाँ है? तो यह गर्दन के सामने लेयरिंग्स के नीचे होती है। और दूसरा पॉइंट इसमें लिखना है, आकार तितली जैसा होता है। हार्मोन्स ऑफ थायराइड, थायराइड के हार्मोन, अगली हेडिंग लिखेंगे। अब उसमें पहला पॉइंट लिखेंगे थायरॉक्सिन यानी T4 ब्रैकेट में लिखेंगे। इसके नीचे लिखेंगे शरीर की मेटाबॉलिक रेट को नियंत्रित करता है। दूसरा ट्राइआइडोथायरॉक्सिन, ट्राइआइडोथायरॉक्सिन से T3 भी लिखते हैं। उसके नीचे लिखेंगे T4 से अधिक सक्रिय होता है। और उसके नीचे लिखेंगे ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाता है। अगली हेडिंग लिखेंगे कैल्सिटोनिन, उसके नीचे लिखेंगे रक्त में कैल्शियम का स्तर कम करता है। फंक्शन, कार्य लिखेंगे। तो इसका कार्य है, पहला शरीर के पाचन मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। दूसरा विकास और वृद्धि में मदद करता है। तीसरा ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना। चौथा शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। चौथा रोग, हेडिंग लिखेंगे डिसऑर्डर। तो पहली डिसऑर्डर लिखेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म में हार्मोन की कमी। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि वजन बढ़ता है, थकान होती है और सुस्ती होती है। दूसरी हेडिंग लिखेंगे हाइपर थायरॉयडिज्म, अधिक हार्मोन, तो वजन कम होता है, तेज दिल का धड़कना होता है, घबराहट होती है। और ग्वाइटर, अगली हेडिंग डालेंगे ग्वाइटर गिरेगा, तो इसमें लिखेंगे आयोडीन की कमी से और गर्दन में सूजन। उदाहरण, उदाहरण में लिखो पहला पॉइंट, अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो थायराइड सही से काम नहीं करेगा, ग्वाइटर हो सकता है। उसके नीचे लिखेंगे रोज नमक में आयोडीन लेना जरूरी है। तो इसके नीचे लिखेंगे आयोडीन इंटेक। इसके नीचे लिखेंगे थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन T3 T4, मेटाबॉलिज्म, इसके नीचे कंट्रोल, फिर ग्रोथ और एनर्जी बैलेंस। फिर 8वां पॉइंट लिखेंगे निष्कर्ष। इसके नीचे लेंगे थायराइड ग्रंथि शरीर के मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और एनर्जी बैलेंस को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका सही कार्य करना स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। अगली हेडिंग डालेंगे फेट मैप्स। अगली क्वेश्चन जो है वह है फेट मैप्स। फेट मैप्स क्या है? तो इसे हम आसान भाषा में समझेंगे। डायग्राम बना रखा है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। फिर बना रखा है फेट मैप ऑफ, फिर फ्रॉग और स्टूला, ये सारी चीज़ बना रखा है। इतना गजब डायग्राम बनाया है। डेफिनेशन, इसका हम लोग देखें परिभाषा। तो फैट मैप वह आरेख है जिसमें भ्रूण के विभिन्न भागों का भविष्य दिखाया जाता है कि वे आगे चलकर कौन सा अंग या ऊतक बनाएंगे। परिचय, यह भ्रूण विकास यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को समझने का महत्वपूर्ण तरीका है। दूसरा, वैज्ञानिक यह पता लगाते हैं कि भ्रूण का कौन सा भाग आगे क्या बनेगा। तीसरा, इसका अध्ययन मुख्यतः ब्लास्टुला स्टेज में किया जाता है। तीसरा पॉइंट इसका, तीसरी हेडिंग लिखेंगे हाउ फेट मैप इज मेड, कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है मैप। तो पहला लिखो, भ्रूण के किसी भाग पर रंग या मार्कर लगाया जाता है। दूसरा, उस भाग को आगे की वृद्धि को ऑब्जर्व किया जाता है। तीसरा, देखा जाता है कि वह भाग किस अंग में बदलता है। चौथा, देखा फिर उसका नक्शा बनाया जाता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे टाइप्स ऑफ फेट मैप, प्रकार। पहला लिखेंगे प्रोस्पेक्टिव फेट मैप, तो इसके अंदर ये बताता है कि कोई भाग आगे क्या बनेगा, कोई भाग आगे क्या बनेगा। तीसरा,
एक्सपेरिमेंटल पेट मैप, इसमें लिखा जाता है प्रयोगों द्वारा बनाया गया मैप। पांचवा महत्व, इसके अंदर लिखेंगे भ्रूण विकास को समझने में मदद। दूसरा, अंगों की उत्पत्ति को जानना। तीसरा, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में महत्वपूर्ण उदाहरण। अगला हेडिंग डालेंगे उदाहरण। मेढक फ्रॉग, ऊपरी भाग एक्टोडर्म, त्वचा नर्वस सिस्टम, मध्य भाग मेसोडर्म मांसपेशी, अंदरूनी भाग हाथ एंडोडर्म। जैसे नक्शे में जगहों का भविष्य बताया जाता है, वैसे ही पेट में भ्रूणों का भविष्य बताता है। फ्लो चार्ट इसका बनाएंगे। वीडियो क्लास मार्किंग विद डाई, ऑब्जर्वेशन ऑफ डेवलपमेंट, आइडेंटिफाई फ्यूचर पार्ट्स। अगला निष्कर्ष है पेट में भ्रूण के विभिन्न भागों के भविष्य को समझने का महत्वपूर्ण साधन। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में अंगों के निर्माण को समझने में मदद करता है। अगली हेडिंग है अमीनो अम्ल। तो आप अमीनो अम्ल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। हाइड्रोजन अमीनो एसिड, बॉडी अमीनो एसिड, break down foods, growth and repair body, make hormones and chemicals, provide an energy source, maintenance। परिभाषा क्या लिखेंगे? अमीनो अम्ल वे जैविक यौगिक हैं जो प्रोटीन के निर्माण की मूल इकाई होती है। संरचना लिखेंगे। इस संरचना में क्या एक अमीनो अम्ल में 4 भाग होते हैं। पहला होता है अमाइनो ग्रुप यानी NH2 ब्रैकेट में, दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप COOH, तीसरा हाइड्रोजन एटम ब्रैकेट में हाइड्रोजन, और चौथा R ग्रुप साइड। तो इसके अंदर लिखेंगे R ग्रुप ही हर अमीनो एसिड को अलग करता है। प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो एक होता है एसेंशियल अमीनो एसिड, इसमें लिखेंगे शरीर खुद नहीं बना सकता, भोजन से लेना जरूरी है। उदाहरण लाइसिन, मिथियोनिन। फिर दूसरा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, इसमें लिखना शरीर खुद बना सकता है। उदाहरण एलानिन, ग्लाइसिन। चौथा फंक्शन कार्य में लिखना है पहला प्रोटीन का निर्माण, दूसरा एंजाइम और हार्मोन बनाना, तीसरा ऊर्जा प्रदान करना, चौथा शरीर की वृद्धि और मरम्मत। पांचवा एग्जाम्पल उदाहरण लिखना है। उदाहरण में लिखना है जब हम दाल, दूध या अंडा खाते हैं। दूसरा ये पचकर अमाइनो एसिड बनते हैं, फिर इसके नीचे फिर शरीर में नए प्रोटीन बनते हैं। फिर अगली हेडिंग लेंगे फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में लिखेंगे प्रोटीन फूड, फिर दूसरा डाइजेशन, फिर अमीनो एसिड, फिर अब्जॉर्प्शन, फिर न्यू प्रोटीन फॉर्मेशन। फिर सातवां इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में पहले लिखेंगे फिर 20 अमीनो एसिड होते हैं। दूसरा ये मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा प्रोटीन बनाते हैं। तीसरा शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। आठवां पॉइंट लिखेंगे निष्कर्ष। अमीनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण की आधारभूत इकाई है और शरीर की वृद्धि, मरम्मत और विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। विजन, दृष्टि।